सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2, इसके आज हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य, दी मुगल एम्पायर, पार्ट 1। आज हम इसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे। कुषाण साम्राज्य, जो पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी के मध्य अस्तित्व में आया था, के बाद मध्यकाल तक किसी भी साम्राज्य ने काबुल से कंधार तक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। मुगलों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य पूरा किया जो अब तक छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण प्राप्त किया। After Kushana Empire that had existed between 1st century to 2nd century, no kingdom could expand its empire from Kabul to Kandahar until the Middle Ages. The Mughal established a vast empire and completed that task which till now seemed possible only for short periods. From the later half of the 16th century, they began to expand from Delhi and Agra, and by the 17th century gained control of the entire Indian subcontinents. उन्होंने प्रशासन के स्वरूप और शासन संबंधी जो सिद्धांत लागू किए, उनके पतन के बाद भी वे टिके रहे। उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर से आने वाले शासक भी प्रभावित हुए। उदाहरण 1857 ईस्वी की क्रांति में सभी भारतीय शासक बहादुर शाह जफर के झंडे तले लड़े। ये एक एकता का प्रतीक है जो मुगल साम्राज्य कायम कर पाए। अन्य किसी भी साम्राज्य को ये सफलता नहीं मिल पाई। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस पर मुगलों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। The principles of governance they implemented, they remain intact even after their fall. The later rulers were also affected by the political and cultural heritage of Mughals. For example, during the revolution of 1857, all the Indian rulers, whether it may be Marathas, Nizams, Kakatiyas, and all the regional empires, they fought under the flag of Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughals. मुगल कौन थे? Who were Mughals? मुगल दो महान वंशज मंगोल और तुर्की की संतानें थी। माँ की ओर से वे चीन तथा मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खां, जिसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी, उनकी संतानें थी। पिता की ओर से वे इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर लंग, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, उसके वंशज थे। Who were Mughals? The Mughals were descendants of two great lineage of rulers. One was Chengiz Khan and another was Taimur Lung. From their mother's side, they were descendants of Chengiz Khan, who died during 1227 AD, and the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successor of Timur, who died in 1404, the ruler of Iran, Iraq, and modern day Turkey. मुगल स्वयं को मुगल कहलवाना क्यों पसंद नहीं करते थे? Why don't Mughal like them to be addressed as Mughal? चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चंगेज़ खां से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं। मैं आपको कुछ उसके किस्से सुनाता हूँ। चंगेज़ खां द्वारा सत्ता छीनने का एक सबसे बड़ा तरीका था
अपनी बेटियों की शादी अपने सहयोगियों के राजाओं से करना, जब चंगेज़ खां इसके पीछे था। हालांकि यहाँ तक कि शादी भी मौत की सज़ा थी। चंगेज़ खां की बेटियों में से एक से शादी करने के विशेष अधिकार के लिए राजाओं को अपनी हर दूसरी पत्नी को मार डालना पड़ता था। ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो एकाधिकार के लिए समर्पित था, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनकी उनकी बेटियां सिंहासन के लिए एकमात्र व्यक्ति बनी रहे। राजाओं को तब तक मंगोलियाई सेनाओं की अग्री पंक्तियों में भेजा गया था। लड़ाई में हर एक की मृत्यु हो गई। उनकी बेटियों ने अपने राज्यों पर अधिकार कर लिया। चंगेज़ खां की मृत्यु के समय तक उनकी बेटियों ने चीन के पीले सागर से ईरान के कैसिनियन सागर तक फैले क्षेत्र पर शासन किया। विवाह रणनीतिक गठबंधन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई प्रेम शामिल नहीं। चंगेज़ खां की बेटियों में से एक अपने पति से प्यार करती थी, और उनके पति का नाम था टोकर। चंगेज़ खां भी उससे प्रेम करता था, वो भी अपने इस पसंदीदा दामाद के रूप में। जब निशापुर के एक तीरंदाज द्वारा मारा गया तो उसकी पत्नी ने प्रतिशोध की मांग की। चंगेज़ खां के सैनिकों ने निशापुर पर हमला किया और वहां मौजूद हर व्यक्ति को मार डाला। कुछ अनुमान के अनुसार वहाँ निशापुर के लगभग 1,75,00,000 लोग मार डाले। अन्य इतिहासकार इस संख्या पर विवाद करते, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। इसमें यह विशेष है कि यहाँ निशापुर में महिलाओं, बच्चों, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी चुन चुन कर मार डाला और उनकी खोपड़ियों को पिरामिड में सजाया। चंगेज़ खां की बेटियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति जीवित ना मिले, पूरी सीमा को दोबारा से जो है छाना गया। जब चंगेज़ खां ने ख्वारज़मिया पर हमला किया तो उसने शीजिया के विजयी साम्राज्य को उसे सेना भेजने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिया ने अपने उत्पीड़नकर्ता के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाने की कोशिश की और उन्हें जल्दी से ही इसका पछतावा भी हुआ। किसे? जिया को, जिससे चंगेज़ खां ने मदद मांगी थी और उसने मदद नहीं दी। मंगोलिया सेनाओं ने जिया के माध्यम से झुकाया। जो भी कुछ उन्होंने पाया उसे पूरा नष्ट कर दिया। उन्होंने जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को व्यवस्थित रूप से निर्वासित कर दिया, यानी उनको मार डाला। उन्होंने एक साम्राज्य को सैनिकों को नहीं भेजा। इसके लिए चंगेज़ खां ने उनका पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया। अंत तक शीजिया को इतिहास ने भुला दिया। उन्होंने अपनी कहानियाँ नहीं लिखी, इसलिए उनके अस्तित्व का एकमात्र रिकॉर्ड पड़ोसी देशों से आया। उनकी भाषा को 700 से अधिक वर्षों तक दोबारा प्राप्त नहीं किया, यानी भाषा तक नष्ट कर दी, क्योंकि वो भाषा बोलने वाले लोग ही पूरे उन्होंने ख़त्म कर दिए। पुरातत्वविदों को पत्थर का पता लगाने के लिए 20वीं शताब्दी के मध्य तक का समय लग गया, जो उस पर लिखा था। इस दौरान उनके द्वारा बोला गया हर शब्द भुला दिया। चंगेज़ खां की मौत लड़ाई के दौरान हुई, जब उसके घोड़े ने उसे जो है नीचे गिरा दिया। फिर भी उसके जो सेना के जो मंगोलियाई सैनिकों ने कत्लेआम जारी रखा। तो ये था चंगेज़ खां का आतंक। Genghis Khan, why don't Mughal like to be addressed as Mongols? Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitor. On the other hand, Mughals were proud of their Timurid ancestry because their great ancestor had captured Delhi in 1398 AD and they were proud of it. There are so many stories of Genghis Khan's tyranny or brutality. I will narrate one for you. One of the biggest ways
Genghis Khan seized power was by marrying off his daughter to kings of his allies. When Genghis Khan was behind it, though even marriage was a death sentence, for the privileges of marrying one of Genghis Khan's daughter, the king were required to cast out every other wife they had. This wasn't because he was decided to monogamy. It was to make sure that his daughters were the only people in the line for the throne. The kings were then sent to the front lines of the Mongolian army. Almost everyone died in combat, and his daughter took over their kingdoms. By the time of Genghis Khan's death, his daughter ruled an area stretching from China's Yellow Sea to Iran's Caspian Sea. He exterminated 1.7 million people to avenge one person. The marriages might have been strategic alliances, but that didn't mean there wasn't any love involved. One of the Genghis Khan's daughter loved her husband, a man named Toucher. Genghis Khan loved him too as his favorite son-in-law. When Toucher was killed by an archer from Nishapur, his wife demanded vengeance, yani revolt. Genghis Khan's troops attacked Nishapur and slaughtered every person there. By some estimate, near about 1 crore 75 lakhs people were killed. Other historians dispute the number, but there is no doubt that his armies killed everyone they found: women, children, babies, and even dogs and cats were tracked down and murdered. Then they were beheaded and their skulls were piled into pyramid. A request by Genghis Khan's daughter to ensure that no one got away with a simple wounding. Slaughter everyone means she want to slaughter everyone in Nishapur. When Genghis Khan attacked Khwarezmia, he asked the conquered kingdom of Xia to send him troops. They refused. Xia tried to take a bold stand against their oppressor, and they quickly regretted it. The Mongolian army swarmed through Xia, destroying everything they found. They systematically exterminated every member of the population. He nearly erased a kingdom from history for not sending troops. By the end, Xia was erased from history. They hadn't written down their own story. So the only records of their existence came from neighboring country. Their language wasn't recovered for more than 700 years. It took until the mid 20th century for archaeologists to unearth stones that had their writing on them. In the meantime, every word they had spoken was forgotten. Genghis Khan died during the battle, most likely from being thrown from the horse. But still, the Mongolian army carried out his work. They slaughtered every person they found, even after their leaders was dead and their enemy had surrendered. So this was the height of the brutality Genghis Khan had adopted, and that's why the Mughals do not want to associate themselves with the brutality of Genghis Khan, and they take proud to be called as narrated as the ancestor of Taimur. मुगल सैन्य अभियान। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ज़हीरुद्दीन अल मुहम्मद बाबर ने 1526 में की। मुगल साम्राज्य विस्तार के 3 पड़ाव थे। पहला 1526 से 1540 तक, दूसरा 1556 से 1707 और तीसरा 1707 से 1858। देखिए 1526 से लेकर 1540 तक का ये जो काल है वो बाबर और हुमायूं का काल है। हुमायूं को जब राजगद्दी मिली थी तो वो मात्र 7 साल का था। इसका फ़ायदा उठाकर एक अफ़गान शासक शेर शाह सूरी ने उसको अबदस्त किया। हुमायूं अपनी जान बचाते हुए अफ़गानिस्तान के गुफाओं में घुमा और तब तक शेर शाह सूरी ने 15 साल तक शासन किया। अपनी शक्ति को बटोर के हुमायूं ने दोबारा से
पूरी ताकत से भारत पर हमला किया, शेरशाह सूरी को हराया और मुगल साम्राज्य स्थापित किया। तो 1556 से लेकर 1707 ये और औरंगजेब की मृत्यु तक का काल, ये मुगल साम्राज्य का दूसरा पड़ाव। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ताकतवर शासक नहीं बना, सब कमज़ोर शासक थे और उनके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पत्तों की तरह बिखर गया और ये 1858 में अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये मुगल साम्राज्य के विस्तार की पड़ाव है। The Mughal Empire in India was founded by Zahiruddin al-Muhammad Babur in 1526. Three phases of Mughal Empire. There are three phases of the Mughal expansion. One from 1526 to 1540. This was the period of the expansion under the rule of Zahiruddin al-Babur and his son Humayun. At the time Humayun was ascended upon the throne, he was just 7 years, taking the advantage of his minor age. One Afghan ruler, Shersha Suri, he invaded over Delhi and Agra and snatched away the territories of Mughal, and Humayun had to take a siege in Afghanistan. After gathering his all the strength and military power, Humayun attacked over the Shersha Suri and regained their territory. So that's why there is a gap of 16 years between the Mughal Empire. So from 1556 to 1707, under the reign of Humayun to Aurangzeb, Mughal expanded in all the nooks and corners of Indian subcontinent. After the death of Aurangzeb, there was no able Mughal emperor to withhold the large territory. As a result, the Mughal empire began to shatter like play cards. And ultimately in 1858, with the death of last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar, Mughal empire declined. ज़हीरुद्दीन अल बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख, जो कि तैमूर वंश के थे। माता का नाम कुतलुक निगार खानम, जो कि चंगेज़ खान मंगोल वंशज की थी। पिता की ओर से बाबर 5वां वंशज और माता की ओर से वो 14वां वंशज था। 1494 में पिता उमर शेख की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही वे फरगना का शासक बना। बाबर की महत्वाकांक्षा थी कि वो समरकंद पर कब्जा करे। 1499 में बाबर ने समरकंद का अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन 3 महीने के बाद ही उसको छोड़ना पड़ा। Baba's father's name was Umar Sheikh, the descendant of Temur. Mother's name was Kutluk Nigar Khanam. She was the descendant of Genghis Khan. Babar was the 5th descendant from the father's side and 14th descendant from the mother's side. He became the ruler of Fargana at the age of 11 after the death of Father Umar Sheikh in 1494 AD. Babar's great ambition was to conquer Samarkand that lies in the Afghanistan. Babar took control of Samarkand in 1499 but had to leave within 3 months because he was given the life threat, and he take refuge in the caves and in the dense forest in the Afghanistan. ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1501 में दोबारा समरकंद को जीत लिया, लेकिन 8 महीने के बाद उज़्बेकों से हारकर उसे दोबारा समरकंद छोड़ना पड़ा। बाबर ने 1504 ईस्वी में अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और वहाँ पर अपनी राजधानी काबुल बसाई। 1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्ज़ा को त्याग कर एक नई उपाधि बादशाह को धारण की। यानी ये उज़्बेकों के साथ जो टाइटल जुड़ा होता था मिर्ज़ा, वो मिर्ज़ा वो उपाधि उन्होंने छोड़ दी और अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू किया। बाबर conquered Samarkand in 1501, but after 8 months lost to Uzbeks and had to leave Samarkand again.
Babur invited Afghans in 1504 AD, conquered it, and settled his capital at Kabul in 1507 AD. Babur renounced his ancestral title, Mirza, and assumed a new title, Basha. The title of Mirza was associated with Temur and Genghis Khan, so he renounced that particular title and embraced a new title called Badshah. पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध जहीरुद्दीन अल मोहम्मद बाबर और लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के विरुद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हुआ है। पानीपत ये वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। पंजाब के सूबेदार दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। दौलत खां पंजाब पर स्वतंत्र राज्य करना चाहते थे और आलम खां दिल्ली की गद्दी पाना चाहते थे, क्योंकि बाबर ने अपने पूर्वजों से भारत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था कि यहाँ पर काफ़ी संपत्ति है, सोना है, और इसलिए उसकी मंशा थी कि इस उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा करे। और जब पंजाब के सूबेदार दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने जब उनको निमंत्रण दिया तो वो तुरंत इसके लिए तैयार हो गया और एक बड़ी सी सेना लेकर भारत पर उन्होंने आक्रमण किया। और उस समय इब्राहिम लोदी के साथ उनका पानीपत में पहला युद्ध हुआ। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत took place against Zahiruddin al Muhammad Babur and Ibrahim Lodi on 21st of April 1526 AD in the plains of Panipat. Panipat is a place which lies at the contemporary Haryana state of India. Punjab Subedar Daulat Khan and uncle of Ibrahim Lodi, Alam Khan, invited Babur to visit India. Since Babur has learned so many stories about Indian subcontinent, their prosperity, so he has a dream to rule over such a vast Indian subcontinent of the Asia. That's why when Punjab Subedar Daulat Khan and Ibrahim Lodi's relative Alam Khan invited him to visit India to help them in their motive, he readily accepted that invitation. Daulat Khan wanted to rule Punjab independently, whereas Alam Khan wanted to take the throne of Delhi. So there was an agreement between these people with Babur. That's why Babur came with a huge army, fleet with cavalries also, infantries also. पानीपत के इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया। इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह की मौत हो गई। बाबर ने विक्रमजीत सिंह से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व का सबसे बड़ा वो हीरा है, वो हीरा उसे छीन लिया। बाबर ने ये युद्ध तोपों के बलों पर जीता। देखो, भारत में पहली बार ये गन पाउडर या तोप, गोला बारूद का इस्तेमाल पहली बार बाबर ने ही किया। और पानीपत ये पहला युद्ध नहीं है जिसमें बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया। इसके पहले, पानीपत पर आक्रमण करने के पहले बाबर ने 2 जगहों पर आक्रमण किए। पहला 1519 में बाजौर के शासक को हराया, और दूसरा 1524 ईस्वी में लाहौर, और फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। इन दिस बैटल ऑफ पानीपत, King Vikramjit Singh of Gwalior sided with Ibrahim Lodi. Raja Vikramjit Singh of Gwalior died in this battle. Babur snatched the world famous Kohinoor diamond from Vikramjit Singh. Babur won this war on the strength of cannon. See, with the advent of Babur in India, the use of cannon became prominent in India. The Babur was the first person over the Indian subcontinent who used these cannons
cannons in the battle, and that was not the first war of the Panipat. Before the first war, battle of the Panipat, Babur fought two more wars. One at 1519 at Bajor, and second one in 1524 at Lahore. And in this both of this battle, Babur has tactfully utilized the cannons or tanks. तुलगुमा की युक्ति, तुलगुमा टैक्टिस। पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर ने तुलगुमा रणनीति का इस्तेमाल किया। ये तकनीक उन्होंने उज़्बेकों से सीखी। तुलगुमा युक्ति क्या है? आपने महाभारत में चक्रव्यूह रचना के बारे में पढ़ा है, सुना है, और कई सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स पे उसके बारे में देखा भी है। बाबर ने उसी प्रकार की एक नीति अपनाई। देखिए, बाबर एक कुशल रणनीतिज्ञ था और उसने अपनी चतुर चाल से दिल्ली के सुल्तान को हैरान कर दिया। और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर की सेना कुछ मुट्ठी भर ही थी। शायद उसमें हजार जितने ही सैनिक होंगे, लेकिन उतने ही सैनिकों के बल पर उन्होंने पानीपत का पहला युद्ध जीता। और वो किसके बल पर? तोप तो यकीनन ही थी। तुलगुमा एक युक्ति थी जिसमें बाबर ने अपने सैन्य बल को आगे बाएं, पीछे बाएं, आगे दाएं और पीछे दाएं और केंद्र में विभाजित किया। एक बार जब लड़ाई शुरू हुई तो दाएं और बाएं सैन्य टुकड़ी लोदी की सेना को केंद्र की ओर बढ़ने पर मजबूर कर देती थी, और ये लोदी की सेना को वो केंद्र में बढ़ने पर मजबूर, और इस तरह से बाबर उनको चारों तरफ से घेर कर उन पर वार करते थे और उनको संभलने का मौका नहीं दिया जाता था। इस प्रकार उनका संहार किया जाता था, और इसी के बल पर बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीता। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये एक तुलगुमा तकनीक का चित्र है। आप इस चित्र में देखिए, ये जो सामने वाली जो पंक्ति है वो क्या है? तोपों की पंक्ति है, और इसके पीछे चारों ओर ये सैन्य टुकड़ियों को कई प्लाटून में बांट दिया। और ये जो पीछे की जो टुकड़ी है वो रिजर्व में रखी जाती है, आरक्षित। और जैसे ही युद्ध शुरू होता है वैसे ही ये जो सैन्य टुकड़ी है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, यानी दाएं और बाएं से, और आगे तो जो दुश्मन की सेना होती है, इब्राहिम लोदी की जो सेना होती है, वो आगे भी नहीं बढ़ सकते, और पीछे से क्योंकि ये मुगलों ने जो है उन्हें घेर लिया तो उनको संभलने का मौका नहीं मिलता। इस प्रकार की जो तकनीक है उसको हम तुलगुमा तकनीक कहते हैं। Children, look at this figure carefully. This is the technique of Tulguma, where Babur has tactfully utilized the power of its cannon and completely divide its entire army into 4 parts. 4 parts: one east, west, front side, and central side. As the war begins, first of all he utilizes cannons, and his army covers the Ibrahim Lodi's army from all the four direction, and there was a reserve platoon also. If they found Babur feels that his army is leading behind, so this reserve platoon of the army, they immediately reinforce to the help of the entire army, and thus they defeat the enemy army. So this technique is called Tugluma. खंडवा का युद्ध। पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर को दूसरे युद्ध में उलझना पड़ा, जिस 1527 ईस्वी सन में इसको हम कहते हैं खंडवा का युद्ध, बैटल ऑफ खंडवा। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसको संग्राम सिंह भी कहा जाता था।
हाँ, राणा सांगा की ओर से इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी ने युद्ध किया। इस युद्ध में बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, क्योंकि उनकी सेना काफ़ी समय से युद्ध करते हुए थक चुकी थी, उनका मनोबल नीचा था। इसलिए बाबर ने इस युद्ध को धर्म के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम पैगंबर मोहम्मद के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, इस्लाम की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, ये जिहाद है, इसलिए आप हमारा साथ दो। और इस तरह से अपनी सेना में मनोबल बढ़ाया। मुसलमानों से उन्होंने तमगा कर, यानी व्यापार पर लगाया जाने वाला एक कर है, वो कर वापस लेने का आदेश दे दिया, यानी उनसे अब किसी प्रकार का तमगा नहीं लिया जाता था। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गया। मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौर की भी इस युद्ध में मृत्यु हो गई। मीराबाई का नाम आपने सुना ही होगा। ये जो है जो कृष्ण भक्त थी, और उन्होंने अपने जो कृष्ण को पाने के लिए अपने महल का भी परित्याग कर दिया था और एक हरिजन की कुटिया में जाकर रहने लगी थी। ये आपने इतिहास में पढ़ा है। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब विश्व विजेता, यानी भारत की पहली जीत पानीपत की, दूसरी जीत खंडवा की। तो एक पूरा का पूरा राजपूताना बाबर के अधीन आ गया। This war took place between Babur and Rana Sanga. Rana Sanga was also known as Sangram Singh, and he was the ruler of Mewar. Ibrahim Lodi's cousin Muhammad Lodi fought on behalf of Rana Sanga. In this war, Babur raised the slogan of jihad to increase the morale of his army. Since the army of the Zahiruddin al Muhammad Babur was fighting for a longer duration of the period, that's why their confidence was at a low level. Their energy was at a low level. So to rejuvenate the strength of his army, he associated the war of Khanwa as a war, as a crusade, that he told his soldier that we are fighting for the genuine cause of our religion, or in the name of Prophet Muhammad. Thus he rejuvenated his army and fought against Rana Sanga. He ordered Muslims not to take the Tamgat tax. Tamgat is a kind of tax which is levied over the business. Rana Sanga was badly injured in this war. Mirabai's father, Ratan Singh Rathod, also died in this war. After this war, Babur assumed the title of Ghazi. Ghazi means the conqueror, invincible. So he assumed that title after this war. चंदेरी और घाघरा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर ने राजपूत शासक मेदानी राय के विरुद्ध लड़ा, और उसमें मेदानी राय को हराकर उन्होंने वो राजपूत सत्ता हथिया ली। घाघरा का युद्ध इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को उन्होंने हराया इस युद्ध में। और ये ये युद्ध मुगल और अफगानों के बीच में हुआ। ये मध्यकाल का ऐसा पहला युद्ध था जो समुद्र में और ज़मीन पर दोनों जगह पर लड़ा गया। इसी दौरान बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक-ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक-ए बाबरी। बाबर के दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इसको फारसी, अरबी भाषा और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, राजनीति का ज्ञान था। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने ये बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी का अनुवाद फारसी भाषा में किया, और बाद में इसका जो है भाषांतरण ये उर्दू भाषा में भी किया गया। बाबर की मौत 1530 ईस्वी में हुई। पहले इसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन इनकी पत्नी जिनका नाम था बीबी मुबारक यूसुफजई, उन्होंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि इनकी मज़ार इनके पैतृक राजधानी
काबुल में ही बने। इसलिए आगरा से इनका शव दोबारा से ज़मीन से निकाला, उनको ताबूत में रखा और उनको काबुल लेके जाया गया और काबुल में ही उनकी मज़ार बनी। बैटल ऑफ चंदेरी एंड घाघरा, and this both of this battle was fought in 1528. So Chanderi war was fought between Babur and Medani Rai, a Rajput ruler, wherein Medani Rai was defeated and his territory was snatched by Babur. After that, Ghagra war. Ghagra war was fought between Afghans and Mughals. In this war Babur defeated Muhammad Lodi's brother Ibrahim Lodi. This was the first war in the medieval period which was fought at both places. Babur's autobiography. Babur wrote an autobiography in the Turkish language, and the name of that autobiography was Tuzuke Babri. There was a intellectual, there was a linguist in his court, and whose name was Abdur Rahim Khan Khana. Abdur Rahim Khan Khana translated his autobiography in the Persian language, and later on it was translated in various Indian languages and also in Urdu. Babur died in 1530 AD. First, it was buried in Agra, but his wife, whose name was Mubarak Yusufzai, Bibi Mubarak Yusufzai, wished that his corpse should be buried at Kabul, his native place, and that's why he uprooted the grave of Babur from Agra and took them in Kabul, and there they made his ग्रेव। इस तरह से हमने अभी जो है बाबर के बारे में पढ़ा। आइए अभी हम एक बार दोबारा से इसका पुनरावलोकन कर ले कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखिए, मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य समाप्त हुआ। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माँ की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन उसे फारसी भाषा में भी महारत हासिल थी। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस वंश का संस्थापक ज़हीरुद्दीन अल मोहम्मद बाबर था, जो उस वक्त केवल 22 साल का था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध: पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। खंडवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। घाघरा का युद्ध 1528 में अफगान और बाबर के बीच में हुआ। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति अपनाई और पहली बार ही भारत में तोपों का भी इस्तेमाल हुआ। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का दिया।
खंडवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। तो ये जो मुगल और बाबर के बारे में था। आइए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़े। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ज़हीरुद्दीन अल मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में की। पानीपत का पहला युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। बाबर ने खंडवा के युद्ध में किसे हराया? बाबर ने खंडवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? पिता की ओर से मुगल तैमूर के वंशज थे। इस तरह से हमारा ये पाठ का ये पहला भाग समाप्त हुआ। आप इसके मुख्य मुद्दों को अपनी क्लास पर नोटबुक में लिखिए, उसको याद कीजिए और पाठ को एक बार दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बार पुनः धन्यवाद।